हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 5th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 10th। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे चुंबकीय शैथिल्य तथा शैथिल्य लूप की। तो देखो बच्चों, ये चुंबकीय शैथिल्य और शैथिल्य लूप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लौह चुंबकीय पदार्थों से संबंधित एक परिघटना है। देखो बच्चों, हमने पीछे पदार्थ पढ़े थे। चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा था, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो ये जो हम परिघटना पढ़ने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थों से। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं और उसको फिर क्षेत्र हटाते हैं, चुंबकित करने के लिए हमें बाह्य चुंबकन क्षेत्र लगाना होगा। फिर जब हमने उसको चुंबकित किया है और चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर वो किस तरीके का व्यवहार प्रस्तुत करेगा, इन बातों का इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो चुंबकीय शैथिल्य, इसको कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस एंड हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग परिघटना है जो कि लौह चुंबकीय पदार्थों में देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं कि किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम जब चुंबकित करते हैं तब क्या होता है। तो बच्चों, चुंबकन क्षेत्र लगाना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक धारावाही परनालिका लेते हैं। एक धारावाही परनालिका ली और इसके अंदर उस पदार्थ की छड़ को रख दिया, उस लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को रख दिया जिसको हमें चुंबकित करना है। जैसे मैंने इसके अंदर एक छड़ रख दी, ये लौह चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है बच्चों, और इसमें ये लूप्स हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये परनालिका है। ध्यान से समझना बच्चों, एक एक शब्द पर ध्यान देना, तब ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा। तो देखें बच्चों, जैसे जैसे इस परनालिका में हम दिष्ट धारा का मान, डीसी करंट फ्लो करेंगे जिससे वो एक ही दिशा में बहेगी, और जिससे जब इस धारावाही परनालिका में धारा प्रवाहित होगी तो इसकी अक्ष पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो चुंबकन क्षेत्र का कार्य करेगा, जो कि इस छड़ को चुंबकित करने का प्रयास करेगा। धारा का मान जितना बढ़ाते जाएंगे, प्रबलता चुंबकन क्षेत्र की बढ़ती चली जाएगी और इसमें चुंबकत्व भी बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़। अब होगा क्या, एक वक्र से समझते हैं। हम यहाँ पर बच्चों एक वक्र बनाते हैं। इस एक्सिस पर मैंने लिया है H और इस एक्सिस पर लिया मैंने B, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जो इसके अंदर उत्पन्न होगा, जो कि इसकी चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा। या हम बच्चों इस पर I भी ले सकते हैं, B ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चुंबकन की तीव्रता है। तो देखें बच्चों, होगा क्या, जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे परनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी चुंबकन क्षेत्र बढ़ेगा H, जिसमें ये छड़ स्थित है। तो बच्चों होगा क्या कि H और B में जो रिलेशन है वो रेखीय नहीं है, यानी एक सरल रेखा नहीं आ सकती। H और B के बीच का जो संबंध है वो बड़ा विचित्र है कि जब हम H और B के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये देखते हैं कि H के साथ B के मान में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। H का मान बदलेंगे, B का मान किस तरीके से बदल रहा है। तो बच्चों, एक इन दोनों में रिलेशन रैखिक नहीं होता है H और B में। तो जो ग्राफ आता है वो एक वक्र के रूप में आता है। तो देखें, प्रारंभ में जब हमने इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की तो इसमें कोई भी चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ, यानी H0, यानी परनालिका की अक्ष पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो यानी वो छड़
उस समय जो छड़ है वो पूर्ण रूप से विचुम्बकित है, उसको हमने अभी चुम्बक नहीं बनाया है, तो उसके अंदर चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व 0 हो गया और I भी 0 हो गया। ठीक है ना, I भी कैसा रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हम धीरे धीरे इसमें धारा बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा H का मान बढ़ता जाएगा, तो H का मान बढ़ेगा तो इसमें चुंबकत्व का गुण आना प्रारंभ हो जाएगा। डोमेन जो अनियमित रूप से इधर उधर तितर बितर थी, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था बच्चों कि लौह चुंबकीय पदार्थ किस तरीके से चुंबकित होता है, तो इसको और ढंग से समझना है तो पिछला लेक्चर इसका अवश्य देखें कि लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण कैसे आ जाता है। तो डोमेन्स बच्चों क्या होने लगी, धीरे धीरे एक दिशा में आने का प्रयास करने लगी। तो जैसे जैसे H बढ़ेगा, तो देखें अभी मैंने बताया कि जब H 0 है तो B 0 है, तो वो स्थिति ये हो गई, यानी यहाँ पर हैं इस समय हम, अब हम H बढ़ा रहे हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं, H बढ़ाएंगे B का मान भी बढ़ता जाएगा बच्चों। इस तरीके से एक रेखा नहीं होगी, ये एक वक्र है, मैंने एक रेखा नहीं खींची है बच्चों, इसमें कर्व है, वक्र है, तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर धारा की एक ऐसी स्थिति आएगी कि एक पर्टिकुलर चुंबकन क्षेत्र पर जाने के बाद कितना भी H बढ़ा दो, यहाँ से चुंबकन क्षेत्र नहीं बढ़ रहा, ये मैक्सिमम हो गया बच्चों। ये चुंबकन क्षेत्र कितना भी बढ़ा दें, उसके अंदर जो चुंबकत्व है वो अब बढ़ना बंद हो गया, यानी B का मान अब नहीं बढ़ रहा। ये सैचुरेशन की स्थिति कहलाती है, संतृप्तता की अवस्था कहलाती है, क्योंकि अब इसमें जो लौह चुंबकीय पदार्थ था उसके अंदर जितने भी डोमेन्स थे वो सब एक ही दिशा में, सारे डोमेन्स एक ही दिशा में आ गए बच्चों। अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम तो मिलेगा नहीं। दो सदिशों का योग कब अधिकतम होगा, जब वो दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे। तो अब मैक्सिमम B की स्थिति आ चुकी है, इससे ज़्यादा B का मान नहीं बढ़ेगा, H चाहे कितना भी बढ़ा लें। तो अब H का मान ज़्यादा बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि B का मान यहाँ से बढ़ना बंद हो गया बच्चों। तो ये वक्र समझ में आया। तो एक इस तरीके की स्थिति आती है। तो अलग अलग लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ये जो वक्र है वो अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी पूरा हो जाने दो टॉपिक, तब बात और क्लियर होगी। तो देखें, यानी ये मैक्सिमम संतृप्तता की अवस्था हो गई, इसको मैं पॉइंट ओ डालता हूँ। अब बच्चों हम ये देखना चाहते हैं कि अब हम चुंबकन क्षेत्र कम करें तो क्या V इसी रास्ते पर वापस आएगा? ऐसा नहीं होगा बच्चों, कि अब हम धारा का मान घटाते जा रहे हैं जिससे H का मान कम होता जा रहा है, यानी अब हम पीछे लौट रहे हैं। तो पीछे लौटते हैं तो उसका जो विचुम्बकन हो रहा है वो इस वाले वक्र के हिसाब से न होके नए तरीके से होगा, इस तरीके से। बात समझ गए बच्चों? अब जब हमने H 0 कर दिया, यानी हम धारा घटाते 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 शून्य पर ले आए, करंट कितना कर दिया? शून्य कर दिया है, यानी H शून्य हो गया, तब भी उसमें इतना चुंबकत्व शेष रह गया, यानी वो छड़ विचुंबकित नहीं हुई, यानी अब वो चुंबक बन चुकी है। H हटा दिया हमने, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन उसमें देखिए B का इतना मान आ गया कि नहीं। इस पॉइंट को मैं B डालता हूँ, देखें बच्चों, समझते चलें। ये इतना B उसमें अभी भी रह गया है। तो इसी को बच्चों, जो ये रह गया है, इसको हम कहते हैं धारणशीलता। क्या कहते हैं? ये जो इतना पोर्शन OB, भाग OB, ये क्या है? धारणशीलता। बच्चों मैंने जगह कम पड़ गई। धारणशीलता कहलाता है, यानी चुंबकन क्षेत्र को शून्य करने के बावजूद भी उसमें जितना चुंबकत्व शेष रह जाता है उसको हम उस लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। यानी चुंबकन, बाह्य चुंबकन क्षेत्र हटा देने पर भी इतना चुंबकत्व उसमें रह गया, यानी वो चुंबक बन गया बच्चों। तो अलग अलग पदार्थों की ये धारणशीलता अलग अलग वक्रों में अलग अलग आएगी, किसी की कम होगी धारणशीलता, किसी की ज़्यादा होगी।
तो धारणशीलता यानी इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। बच्चों धारणशीलता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिटेंटिविटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है? वक्र का भाग OB। ये धारणशीलता OB हिस्सा है। अब बच्चों हम क्या करें कि H का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाएं। ठीक है ना? ऋणात्मक दिशा में बढ़ाने का मतलब अभी करंट हम ऐसे फ्लो करा रहे थे, अब विपरीत दिशा में, अब उल्टी दिशा में करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया तो क्या होगा बच्चों? यानी अब उस पर विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो उसमें जो चुंबकत्व शेष रह गया था वो अब डोमेन्स को उल्टी दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसका चुंबकत्व घटने लगेगा। उसमें जो चुंबकत्व शेष रह गया था बच्चों वो क्या होगा? घटने लगेगा। और एक विशेष H के ऋणात्मक मान पर यहाँ पर कैसा हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। यानी विपरीत दिशा में जितना चुंबकन क्षेत्र लगाने पर, यानी इतना चुंबकन क्षेत्र लगाया बच्चों हमने विपरीत दिशा में H, ये तो ये कहलाती है निग्राह्यता। ये जो पोर्शन है ये क्या है बच्चों? यहाँ लिख दूँ मैं, निग्राह्यता। कोर्सिविटी। बच्चों मैं देख लूँ उस पर स्क्रीन में आ रहा है नीचे का या नहीं आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या बताया बच्चों कि विपरीत दिशा में लगाया गया वह चुंबकन क्षेत्र जो पदार्थ में चुंबकत्व शेष रह गया था उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यानी अब वो जो लोहे की छड़ थी फिर वो साधारण छड़ हो गई, अब उसमें चुंबकत्व का कोई गुण नहीं रहा। तो उतना क्षेत्र, उतना विपरीत दिशा वाला क्षेत्र जिसको उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र कह सकते हैं, उस उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र का जो मान है वही निग्राह्यता यानी कोर्सिविटी है। और चुंबकन क्षेत्र शून्य कर देने पर जितना चुंबकत्व शेष रह गया था वो धारणशीलता है बच्चों, रिटेंटिविटी। ओ सॉरी बच्चों, स्पेलिंग सही कर लो, RETEN, RETEN रिटेंटिविटी। तो ये हो गया वक्र का भाग OC। वक्र का कौन सा भाग है? निग्राह्यता OC। ये निग्राह्यता है बच्चों और ये धारणशीलता है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों अब विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र और बढ़ रहा है, यानी अब विपरीत दिशा में ही तो धारा प्रवाहित कर रहे थे पहले से। तो अब जैसी क्रिया ऊपर हुई थी बच्चों ऐसे ही इधर होगा। अब जो लौह चुंबकीय पदार्थ था यहाँ के बाद विपरीत दिशा में चुंबकित होना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जैसे पहले जो चुंबकित हुआ था इधर इस दिशा में H को बढ़ाया था, तब इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बन गए थे, और अब उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर, उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र लगाने पर अब चुंबक फिर चुंबकित वो चुंबकीय पदार्थ, वो लौह चुंबकीय पदार्थ फिर चुंबकित होने लगेगा, लेकिन अब विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, यानी इधर साउथ और इधर नॉर्थ। क्रिया जैसे वहाँ हुई थी वैसे ही यहाँ हो रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहाँ सैचुरेशन हो गया, संतृप्तता की अवस्था आ गई। इसके बाद H के मान को और इधर बढ़ाना कोई मायने नहीं रखता, इधर फिर H नहीं बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। इधर हम विपरीत दिशा का H है तो -H लिख सकते हैं, -H, इधर नेगेटिव क्योंकि इसके विपरीत दिशा में है। अब तो अब फिर संतृप्तता की अवस्था आ गई। अब H के इस मान को फिर धारा को कम करें, वह अब भी विपरीत दिशा में रही है पहले से, लेकिन अब उसके मान को फिर कम करते जा रहे हैं, तो पहले जैसी स्थिति फिर आएगी। इसमें फिर एक चुंबक शेष रह जाएगा, ठीक है, ये शेष रह गया। ये भी इसको मैं नाम डाल देता हूँ बच्चों, A B C D E, और फिर अब यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र यानी धारा शून्य हो गई, चुंबकन क्षेत्र शून्य हो गया, लेकिन इतना उसमें फिर भी क्या रह गया बच्चों, क्या शेष रह गया। अब विपरीत दिशा में चुंबक बनी है, बस पोल उलट गए और कोई फर्क नहीं हुआ है, तो ये भी धारणशीलता ही है। तो अब फिर H के मान को बढ़ाते हो तो अब इस रास्ते से नहीं आएगा बच्चों, अब फिर इस तरीके से, ये एक लूप बन जाएगा बच्चों।
तो इस तरीके से ये व्यवहार होता है किसी लोह चुम्बकीय पदार्थ का जब उसे किसी परिवर्ती चुम्बकन क्षेत्र में रखते हैं। तो एक बार इसको फिर समरी समझ लें। इन दोनों की डेफिनेशन बच्चों अभी मैं लिख दूंगा कि जैसे जैसे H का मान बढ़ाते जाएंगे पदार्थ में चुम्बकत्व बढ़ता जाएगा और एक स्थिति में जाकर मैक्सिमम हो जाएगा, जिसे संतृप्तता की स्थिति कहेंगे, सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। इसके बाद जब फिर H के मान को कम करते हैं तो दूसरे मार्ग से होता हुआ, और जब H शून्य हो जाता है तो उसमें पदार्थ में चुम्बकत्व शेष रह जाता है और वो चुम्बक बन चुका होता है। ये जो शेष अवशेष चुम्बकत्व है वो धारणशीलता कहलाता है, रिटेंटिविटी कहलाता है। अब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने लगे और धारा के मान को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक विशेष H के मान पर उस उत्क्रम यानी विपरीत दिशा के उस उत्क्रम H के मान पर वो चुम्बकत्व समाप्त हो जाएगा, यानी वो पदार्थ फिर साधारण लोह चुम्बकीय पदार्थ रह जाएगा, उसमें अब कोई चुम्बकत्व का गुण नहीं है। उस H के मान को हम निग्राह्यता यानी कोर्सिविटी कहेंगे। अब बच्चों उसी विपरीत दिशा में धारा को और बढ़ा रहे हैं तो चुम्बकन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और फिर विपरीत दिशा में चुम्बकित होती जा रही है और फिर एक संतृप्तता की स्थिति आ जाती है। H के मान को और विपरीत दिशा में और बढ़ाने पर उस B के मान में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, तो इसके बाद चुम्बकन आगे नहीं होता है क्योंकि सभी डोमेन्स एक दिशा में संरेखित हो चुकी होती हैं। और फिर अब H के मान को फिर कम कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो जब शून्य कर दिया है तब भी उसमें चुम्बकत्व शेष रह जाता है, लेकिन अब पहले से विपरीत दिशा में चुम्बक बन चुकी है। और फिर H के मान को पॉजिटिव दिशा में और बढ़ाएंगे तो फिर इस तरीके से उसमें फिर B का मान बढ़ता जाएगा और वहीं पहुंच जाएगा जहां संतृप्तता की अवस्था थी बच्चों। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इनकी डेफिनेशन से लिख दूंगा धारणशीलता की और निग्राह्यता की। वैसे आप समझ गए हैं लेकिन फिर भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है धारणशीलता की, जो मैंने अभी समझाई थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कॉपी पर कि चुम्बकन क्षेत्र हटा लेने पर भी, यानी H शून्य कर दिया है हमने, तो पदार्थ में बचे अवशेष चुम्बकत्व की माप उस पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है, जो कि चित्र में बच्चों वक्र के भाग OB द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं निग्राह्यता की डेफिनेशन लिख देता हूँ जो कि मैं समझा चुका हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों मैंने ये निग्राह्यता की परिभाषा लिख दी है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि पदार्थ में बचे अवशेष चुम्बकत्व को, जो चुम्बकत्व यहाँ बच गया था बच्चों, इसको समाप्त करने के लिए हमें इतना उल्टी दिशा में H लगाना पड़ा है, इसी को निग्राह्यता कहेंगे। चुम्बकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक उत्क्रम चुम्बकन क्षेत्र की माप को उस पदार्थ की निग्राह्यता यानी कोर्सिविटी कहते हैं, जो कि वक्र के भाग OC द्वारा प्रदर्शित की गई है। बच्चों ये निग्राह्यता है इसकी। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन हुई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों जो ये अवस्था है ये चुम्बकीय संतृप्तता की अवस्था कहलाती है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पॉइंट A है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? चुम्बकीय संतृप्तता, यानी इससे ज़्यादा अब B का मान नहीं बढ़ेगा। संतृप्तता की अवस्था है, यानी मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम ये बता दें कि बच्चों यही घटना जो हमने अभी पढ़ी, जो कुछ यहाँ पढ़ाया, यही क्या कहलाता है? चुम्बकीय शैथिल्य कहलाता है। और चुम्बकन और विचुम्बकन की क्रिया में हमने जो लूप बनाया है, ये जो बंद लूप है, ये ABCDEA, ये शैथिल्य लूप कहलाता है। कौन सा लूप हुआ बच्चों? ABCDEA। ये लूप क्या है? ये पूरा जो आपको लूप दिख रहा है शैथिल्य लूप। बच्चों एक बात का और ध्यान रखेंगे, इस चुम्बकन और विचुम्बकन की क्रिया में ये जो लूप बना है, इस लूप का जो क्षेत्रफल है, इस लूप का क्षेत्रफल हमें बताता है
इस चुम्बकन और विचुम्बकन की क्रिया में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा की हानि को, यानी अगर मैं इसका एरिया निकालूं पूरे लूप का तो वो क्या होगा, एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है इसका एरिया। ये बात ध्यान रखेंगे। IH वक्र का एरिया, ये BH वक्र भी कहलाता है बच्चों। और भाई B यानी उसके अंदर जो पदार्थ के अंदर जो चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो चुम्बकत्व उत्पन्न हो रहा है वो B से भी मेज़र किया जाता है, या उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से भी मेजर कर लेते हैं। ये क्या है, एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला चुम्बकीय आघूर्ण। ये सब डेफिनेशंस हम पीछे सीख चुके हैं बच्चों। तो IH वक्र भी कह देते हैं, IH लूप या BH लूप या शैथिल्य लूप। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, ये क्षेत्रफल, जैसे अब आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, अब मैं जैसे ये बात करूं, ये क्षेत्रफल, इस लूप का ये क्षेत्रफल जो है वो एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। ये बात आप लिख लेंगे बच्चों कि इस शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल, IH लूप का जो क्षेत्रफल है, लूप से घिरा हुआ क्षेत्रफल, पदार्थ के, ध्यान से सुनते जाएं, लिख लेंगे, पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों ये हमने चुम्बकीय शैथिल्य की घटना पढ़ी और शैथिल्य लूप भी पढ़ लिया। अब इस लूप का करेंगे क्या हम? तो बच्चों हमें चुम्बकीय पदार्थों की आवश्यकता होती है, चुम्बकों की आवश्यकता होती है, कहीं परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता होती है, कहीं टेम्परेरी यानी कहीं स्थायी चुम्बक चाहिए होते हैं, और कभी हमें अस्थायी चुम्बक चाहिए होते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोड भी चाहिए होती है, तो ट्रांसफार्मर की क्रोड होगी, डायनामो की क्रोड होगी, मोटर की क्रोड होगी। तो इन हिस्टेरेसिस लूप से उस चुम्बकीय पदार्थ का इतिहास पता लग जाता है, उसकी प्रवृत्ति पता चल जाती है कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो पदार्थ का सही सिलेक्शन करने में, चयन करने में ये वक्र बहुत मददगार होते हैं। अभी पढ़ेंगे बच्चों, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, कैसे मददगार सिद्ध होंगे ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी हमने हिस्टेरेसिस लूप पढ़े थे, शैथिल्य लूप पढ़ा था। उसके आधार पर बच्चों हम उचित पदार्थ का चयन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमें स्थायी चुम्बक बनानी है, स्थायी चुम्बक, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। और एक बनानी है वैद्युत चुम्बक, वैद्युत चुम्बक। वैद्युत चुम्बक है बच्चों, ये अस्थायी चुम्बक हो गई एक तरीके से। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि हमें कभी तो वो पदार्थ चुम्बकित चाहिए और कभी ये चाहिए कि वो अचुम्बकित हो जाए, तो वो वैद्युत चुम्बक होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, वैद्युत चुम्बक। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, ये एक तरीके से अस्थायी हुई बच्चों, अस्थायी चुम्बक हुई, अस्थायी। हम ये चाहें बच्चों कि कोई भी पदार्थ रूम टेम्परेचर्स पर यानी कमरे के ताप पर भी उसमें चुम्बकत्व का गुण बना रहे, चुम्बकत्व समाप्त न हो, तो वो स्थायी चुम्बक कहलाते हैं, जिससे कि हम जब चाहें तब उससे चुम्बक की भांति उसका उपयोग कर सकें, तो वो होंगे स्थायी चुम्बक। तो बच्चों अभी हमने हिस्टेरेसिस कर्व पढ़े थे, उससे अब आप देखिए अभी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस अक्ष पर हमने B लिया था और इस अक्ष पर H लिया था। तो अब हम बात करते हैं नर्म लोहे और स्टील की, उनके हिस्टेरेसिस लूप देखते हैं। तो देखें बच्चों, मैंने ये बनाया, ठीक। ये जैसे हमने एक शैथिल्य वक्र बना लिया, ये बच्चों हो गया स्टील के लिए।
इसके लिए हो गया स्टील यानी इस्पात। ये O इस H पर H और इस पर B है, इसमें इतना B रह गया है। तो देखें इसकी धारणशीलता इतनी है और निग्राह्यता इतनी है, यानी उसका चुंबकत्व शून्य करने के लिए हमें बहुत अधिक उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र लगाना होगा, तब उसका चुंबकन समाप्त होगा। और हमने जब उसको एक बार चुंबकित कर लिया है, चुंबकित कर लेने के बाद चुंबकन क्षेत्र हटाने के बाद भी इसमें इतना चुंबकत्व शेष रह गया है, इतना। ये उसकी क्या है, धारणशीलता है बच्चों। O B जो मैंने लिखी थी, ये A हो गया, ये C D E अभी पढ़ाया था आप लोगों को, तो ये वो स्थिति है। तो देखें अब ये स्टील के लिए है, हम कंपेयर करना चाहते हैं नर्म लोहे से। तो नर्म लोहे का अगर हम ग्राफ देखते हैं बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आता है। ये किसके लिए बना दिया मैंने, नर्म लोहे के लिए। अब इन ग्राफ को, इन लूप्स को देख के हमें ये देखना है कि नर्म लोहा और स्टील में से स्थायी चुंबक किसका बनाएं और वैद्युत चुंबक किसका बनाएं। ध्यान से समझना। देखो बच्चों, स्थायी चुंबक में क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि उसकी धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। ध्यान से समझना बच्चों, एक कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है टॉपिक। धारणशीलता अधिक होनी चाहिए यानी चुंबकन क्षेत्र हटा दें, हमने प्रणालिका से निकाल के उसको बाहर रख दिया, तब भी उसमें चुंबकत्व का गुण शेष रह जाए। धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। और ये बच्चों मैंने क्या बताई थी, निग्राह्यता, ये इसकी C' और ये B और इसके लिए ये B'। निग्राह्यता भी अधिक होनी चाहिए। निग्राह्यता का मतलब कि उसके चुंबकत्व को समाप्त करना है, तो ऐसा ना हो कि कमरे का वातावरण ही उसके चुंबकत्व को समाप्त कर दे। आसपास का कोई उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बहुत भी मिल गया और उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो गया, तो वो स्थायी चुंबक कहाँ रहा। जैसे आपने कमरे में कहीं रख दिया, उसकी निग्राह्यता कम है यानी थोड़ा सा क्षेत्र ही उसका शून्य कर देगा उसके चुंबकत्व को। तो कमरे में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऊष्मीय प्रक्षोभों से भी ये विचुंबकित हो सकता है। मान लो कमरे का टेम्परेचर या किसी स्थान का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा और पता लगा कि उसका चुंबकत्व समाप्त हो गया। तो निग्राह्यता भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, अधिक होनी चाहिए। उसकी चुंबकशीलता भी अधिक होनी चाहिए कि थोड़े से क्षेत्र से ही हम उसको उच्च चुंबकत्व प्रदान कर सकें। चुंबकशीलता किससे लिखी थी बच्चों, म्यू, ध्यान होगा, म्यू बराबर B/H। ये भी कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो अब ये गुण यहाँ पर देखते हैं। अब वैद्युत चुंबक में क्या होना चाहिए कि निग्राह्यता बहुत कम होनी चाहिए। अस्थायी चुंबक यानी हम चाहते हैं कि अब वो बहुत जल्दी विचुंबकित हो जाए, तो इसमें धारणशीलता तो इसमें भी अधिक होनी चाहिए। धारणशीलता अधिक, लेकिन निग्राह्यता कम होनी चाहिए। निग्राह्यता कम होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब इन बातों को यहाँ से देखें। धारणशीलता की बात करें तो जो नर्म लोहा है उसकी धारणशीलता है O से लेके B' तक। धारणशीलता OB' ये है, यानी चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया हमने तो इतना चुंबकत्व उसमें शेष रह गया। और स्टील में अभी हमने ये यहाँ क्यों लिख दिया, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे ही देखें। तो देखें नर्म लोहे की धारणशीलता, स्टील की धारणशीलता इतनी है, चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया, चुंबकन क्षेत्र 0 कर दिया, इतना रह गया। ये धारणशीलता ही तो है बच्चों। एक ही शब्द है वैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन तो धारणशीलता किसकी ज़्यादा हुई, देखो यहाँ लिखते हैं, जो धारणशीलता है किसकी ज़्यादा है, नर्म लोहे की स्टील से ज़्यादा है
तो हमें ज़्यादा ही चाहिए थी। तो आपके दिमाग में क्या रहा होगा बच्चों कि स्थायी चुम्बक इसी की बना लो कि क्षेत्र हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें चुम्बकत्व शेष रह जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात भूल रहे हैं यहाँ पर, निग्राहिता, ओहो निग्राहित लिख गया है, निग्राहिता भी अधिक होनी चाहिए। तो अब देखें स्टील की निग्राहिता केवल इतनी है। अगर हम स्टील का चुम्बक बना दें तो पता लगा रूम टेम्परेचर्स पर ही और कमरे में के वातावरण के चुम्बकीय क्षेत्रों से ही थोड़े से चुम्बकन क्षेत्र से ही उसका जो चुम्बकत्व था शेष वो शून्य हो जाएगा, जरा से ही। तो ऐसा चुम्बक स्थायी बनाने का क्या फायदा। तो इसलिए इस चीज़ को भी देखना है। तो निग्राहिता अधिक नहीं है, इसलिए स्थायी चुम्बक बच्चों किसके बनाए जाएंगे, स्टील के। स्थायी चुम्बक किसके बनाओगे, स्टील के, क्योंकि इसकी धारणशीलता भी अधिक है। हालांकि नरम लोहे से कम है धारणशीलता, लेकिन निग्राहिता भी तो देखनी है, और भी फैक्टर्स देखने हैं। निग्राहिता बहुत ज़्यादा है, यानी इसका चुम्बकत्व तो आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा उत्क्रम चुम्बकन क्षेत्र लगाना होगा, तब उसमें से चुम्बक का गुण समाप्त हो पाएगा। इसलिए स्थायी चुम्बक बच्चों किसके बनाओगे, स्टील के। और वैद्युत चुम्बक किसके बनाओगे, नरम लोहे के चुम्बकन क्षेत्र हटाते ही थोड़े से डिस्टरबेंसेस से ही वो उसका चुम्बकत्व तो समाप्त हो जाया करेगा। बेटा चुपचाप चलिए यहाँ से, बिल्कुल शांतपूर्वक। इसलिए जो वैद्युत चुम्बक हैं वो किसके बनाए जाएंगे बच्चों, नरम लोहे के। समझ गए बच्चों। एक परनालिका के अंदर, एक अभी मैंने बताया था कि एक धारावाही परनालिका लें और उसके अंदर जिसकी तुम्हें स्थायी चुम्बक बनानी है उसकी रोड यहाँ लगा देंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, चुम्बकन क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर छड़ को बाहर निकाल लेंगे, वो एक स्थायी चुम्बक बन चुका होगा। वैद्युत चुम्बक फिर कैसे बनेगी, ये तो बात आप पीछे भी बता चुका था मैं, कैसे चुम्बकित किया था लोह चुम्बकीय पदार्थ को। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं वैद्युत चुम्बक यानी अस्थायी चुम्बक कैसे बनाएंगे उसको समझाता हूँ। वो भी ऐसे ही बनाई जाएगी, बस फ़र्क क्या होगा कि अभी परनालिका के अंदर हमने स्टील की छड़ रख दी है तो वो चुम्बकित हो गई, और इसको बाहर निकाल लिया धारा प्रवाहित करके, चुम्बकित करके उसको, और उसे बाहर निकाल लिया छड़ को, उसमें चुम्बकत्व तो शेष रह ही गया है। और निग्राहिता अधिक है ही, तो वो मामूली से डिस्टर्बेंस से बाहर के वातावरण का उस पर इतनी जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसका चुम्बकत्व का गुण समाप्त हो जाए। बहुत दिनों तक, लंबे समय तक उसमें चुम्बकत्व शेष रहेगा। अब तुम उसको क्यूरी ताप से ऊपर ही गर्म कर दोगे तो बात अलग है, उससे बिगाड़ना ही है। तो अब बच्चों हम किस पे चलेंगे, वैद्युत चुम्बक की बात करेंगे। तो स्थायी चुम्बक स्टील के बनाए जाएंगे और अस्थायी यानी वैद्युत चुम्बक किसकी बनाई जाएगी, नर्म लोहे की। तो ये भी यही है बच्चों, इसके अंदर जो परनालिका थी उसके अंदर नरम लोहे की छड़ रख देंगे। अब वो छड़ चाहे करोड़ का काम करेगी, वो करोड़ कहेंगे उसको। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, वैद्युत चुम्बक। अब वो जिस आकृति की बनानी हो तुम्हें मान लो एक सीधी बनानी है, तो परनालिका के अंदर नरम लोहे की एक छड़ रख दी। ये छड़ किसकी है बच्चों, नरम लोहे की, और उस पर तार लपेट दिए। जल्दी जल्दी कम तार दिखा देता हूँ, बहुत फेरे होते हैं बच्चों ये। तो ये क्या है, नरम लोहे की छड़, जो क्या कहलाती है, करोड़। और ये धारावाही परनालिका है। जब इसमें आप दिष्ट धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुम्बकित हो जाएगी, क्योंकि इसकी देखें थोड़े से क्षेत्र से ही, मतलब थोड़े से क्षेत्र से ही ये मैक्सिमम चुम्बकित हो गई यहाँ तक, इतना क्षेत्र लगाते ही। और इसके लिए बहुत इतना क्षेत्र लगाना पड़ा था, वो यहाँ तक लगाना पड़ा था, इतना चुम्बकीय क्षेत्र, तब वो मैक्सिमम सैचुरेशन पर पहुँची थी। तो ये इसमें चुम्बकत्व का गुण आ जाएगा, ये चुम्बक बन जाएगा।
अब ये है वैद्युत चुम्बक अस्थाई। अब हम ये चाहते हैं कि अब ये इसका चुम्बकत्व समाप्त हो जाए, तो धारा बहाना बंद कर देंगे, यानी जैसे ही H0 करेंगे धारा 0 हो जाएगी, तो चुम्बकन क्षेत्र 0 हो जाएगा और फिर इसका चुम्बकत्व भी समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें चुम्बक बनानी है तो फिर धारा प्रवाहित कर दो। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। तो अस्थाई चुम्बक बच्चों नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अब किसी आकृति का बना सकते हो, तुम चाहो तो मान लो यू शेप की मैग्नेट बनानी है, तो ये नरम लोहे की एक छड़ ले ली, इस पर तार लपेट दिए बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है बच्चों, और दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ेंगे इसको बैटरी से। प्रत्यावर्ती धारा नहीं बहाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा तो दिशा पलटेगी, तो चुम्बकन होगा, विचुम्बकन होगा, चुम्बकन होगा, विचुम्बकन होगा। अब देखें बच्चों, इसको हमें बार बार वो कर, एक नरम लोहे की छड़ क्यों ली है ये भी तो देखना है। तो देखें, स्थायी चुम्बक तो एक बार परनालिका के अंदर रखी जाएगी छड़, लोह चुम्बकीय पदार्थ की छड़ परनालिका के अंदर रख दी जाएगी, धारा प्रवाहित कर दी जाएगी, वो चुम्बकित हो जाएगी, निकाल लिया जाएगा, उसमें परमानेंट मैग्नेट बन चुकी है। उसमें जो अवशेष चुम्बकत्व तो शेष रह गया है, उससे हटा लेने के बाद भी, परनालिका से हटा लेने के बाद भी, अब उसे परनालिका के अंदर दोबारा नहीं रखना है, ये परमानेंट लगी रहेगी। ये करोड़, ये नरम लोहे की छड़ वहीं रहेगी हमेशा। इसको हमें बार बार जब ज़रूरत पड़ेगी तब ऑन करेंगे, चुम्बक बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो धारा ऑफ कर देंगे, तो वो चुम्बक का गुण समाप्त हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। तो इसमें जो वैद्युत चुम्बक होती हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे वैद्युत चुम्बक वैद्युत घंटी में भी लगी होती है। जब आप बटन दबाते हैं बेल बजाने का, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुम्बक बन जाती है, घंटी बजने लगती है। जब आप स्विच को छोड़ देते हैं, घंटी बजना बंद हो जाती है। तो वहाँ हमें टेम्परेरी मैग्नेट यानी विद्युत चुम्बक की ही ज़रूरत है। तो ऐसी चुम्बक लगी रहती है। आजकल वैसी आ रही हैं, आजकल वैसी घंटियाँ बंद हो गई हैं। वैद्युत घंटी जो पहले चलती थी, जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, अब तो आजकल सेल डालते हैं, रिमोट से चलने वाली आ गई हैं। तो खैर, कम टू द पॉइंट कि नरम लोहे और स्टील की एक विशेषता और देखनी है कि परमानेंट मैग्नेट को हमें एक ही बार चुम्बकित करना था, तो उससे ऊर्जा हानि से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखें बच्चों, स्टील के चुम्बकन विचुम्बकन में ऊर्जा की हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि देखें इस वक्र का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। किसके क्षेत्रफल से? इसके स्टील और इसके नरम लोहे के। तो इसका मतलब क्या है कि नरम लोहे के चुम्बकन और विचुम्बकन में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, और परमानेंट मैग्नेट इसकी बनाते हैं, इसमें ऊर्जा की हानि बहुत ज़्यादा है। तो ऊर्जा की हानि यहाँ इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि हमें परमानेंट मैग्नेट केवल एक ही बार चुम्बकित करनी है, विचुम्बकन उसका करना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर हमने परमानेंट मैग्नेट वैद्युत चुम्बक स्टील की बना दी, तो चुम्बकन विचुम्बकन में बहुत ऊर्जा की हानि होगी जो ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो ऊर्जा की हानि भी तो बचानी है, एनर्जी लॉस भी बचाना है, तो वो भी नरम लोहे में बच रहा, क्योंकि ये तो बार बार चुम्बकित विचुम्बकित होती है ना, करंट को ऑन करते हो ऑफ भी करते हो। तो इसलिए नरम लोहे में ऊर्जा हानि है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल स्टील के हिस्टेरेसिस लूप के क्षेत्रफल से बहुत कम है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस लूप का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी था। हमें उचित पदार्थ के चयन करने में मदद मिलती है, तो कि कब कहाँ कैसा चुम्बक, करोड़ किसकी बनानी है, स्थायी चुम्बक किसकी बनानी है, इन चीज़ों का और उस पदार्थ के गुणों का भी पता लग जाता है वैद्युत हिस्टेरेसिस लूप की सहायता से। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के साथ ही हम इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।